I am Yogesh Kaushik, your economist teacher and owner of Commerce Cafe CHP Group. Now I am here to resume the previous chapter second. Last video I have completed first part of second chapter of macroeconomics, basic concept of macroeconomics. Now I am going to complete the remaining part of second chapter, part 2. Let's start. First we are discussing final goods. Final goods, what is final goods? Final goods are the goods which satisfy the human want directly. ठीक है, जो कि डायरेक्टली ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है. अब फाइनल गुड दो तरीके के होते हैं, कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड. अब कंजम्पशन गुड क्या है? कंजम्पशन गुड जिसको डायरेक्टली कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर हम यूज करते हैं, हमारी वांट को सेटिस्फाई करते हैं. जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मेडिसिन, ग्रोसरी, राइस, वीट, ये क्या है आपके कंजम्पशन गुड है. टीवी, रेफ्रिजरेटर कंजम्पशन गुड है. ठीक है. कपड़े कंजम्पशन गुड है. क्यों? क्योंकि अगर कपड़ा कंजम्पशन गुड है, क्यों? क्योंकि अगर कपड़े की जरूरत हमें पड़ती है अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. तो कंजम्पशन गुड चार तरीके के होते हैं. पहला है ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल मीन्स जिसकी एज मोर देन 1 ईयर हो, जैसे लाइट फिक्सचर्स, फैन, रेफ्रिजरेटर, टीवी, फर्नीचर. ये क्या है? ये आपका ड्यूरेबल गुड्स, जो कि कंज्यूमर गुड भी लेकिन ड्यूरेबल है. ड्यूरेबल इसके क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग मोर देन 1 ईयर हम यूज़ करते हैं. ऐसा तो नहीं है कि आज हमने फैन खरीदा, फैन हम 2 महीने बाद चेंज कर दें. नहीं होता. अगर फैन खरीदें तो उसको लगातार हम मोर देन 1 ईयर तक यूज़ कर सकते हैं. दूसरा है सेमी ड्यूरेबल गुड्स. सेमी ड्यूरेबल गुड्स मीन्स जिसकी एज या लाइफ कितना होता है? लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम हो. जैसे क्लॉथ या टी शर्ट, इसकी जो लाइफ है वो 1 साल से कम है, तो उसे बोलेंगे सेमी ड्यूरेबल गुड. नेक्स्ट नॉन ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है सिंगल एक्ट में जिसको हम यूज करते हैं. सिंगल एक्ट, मान लो नॉन ड्यूरेबल गुड्स को मैं लेके चलता हूँ वेजिटेबल्स. वेजिटेबल सिंगल यूज, एक बार यूज करें तो उसको ज़्यादा लंबे समय तक हम उसको रख नहीं सकते. ज़्यादा समय तक उसको हम प्रिजर्व करके नहीं रख सकते. स्पिनच, पालक को हम 1 दिन से 2 दिन तक नहीं रख सकते. एक दिन वो खराब हो जाती है, इसलिए जिस रेट पर भी बेचेगा शॉपकीपर उसको बेच देगा. ठीक है. थर्ड है, फोर्थ है सर्विसेज. सर्विसेज नॉन मटेरियल गुड है जो कि ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के काम. ओके. अब है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट है क्या? एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट कहते हैं मशीनरी का. मशीन हमने खरीदी, इन्वेस्टमेंट है. तो मशीन अपने घर में नहीं रखेंगे, उससे प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन करके उसको मार्केट करेंगे चीज़ों को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उससे अर्निंग हो सके. ठीक है. अब दो तरीके के, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है जिसमें आपका डेप्रिसिएशन का प्रोविजन ना किया गया हो. ठीक है. एडिशन इन कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी बिफोर मेकिंग द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. ठीक है. इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. सेकेंड है नेट इन्वेस्टमेंट. नेट इन्वेस्टमेंट is the addition to the capital stock of an economy after depreciation. ठीक है. डेप्रिसिएशन के बाद, जैसे आपने डेप्रिसिएशन क्लास 11th में अकाउंट्स में पढ़ा होगा, उसमें क्या बताया जाता है कि आप 1 साल तक तो मशीन पे कोई डेप्रिसिएशन लगाते नहीं है. जैसे हमने एक मशीन खरीदी 1 साल, तो उस पर कोई 1 साल के बाद उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं. तो 1 साल तक का जो उसका इन्वेस्टमेंट वो कहलाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और 1 साल बाद उसको बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट. ओके.
अब है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स क्या है जो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे करते हैं एज अ कंज्यूमर, लाइक इनकम टैक्स, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस imposed by the government on production। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है गवर्नमेंट प्रोडक्शन के ऊपर लगाती है, जैसे जीएसटी प्रोडक्शन के ऊपर लगा है, ठीक है। जो एंड ऑफ द डे पे किसको करना पड़ता है? हमें एज अ कंज्यूमर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को पे करते हैं, लेकिन किसके थ्रू करते हैं? थ्रू शॉपकीपर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्विस दे रहा हूँ एज अ टीचर, तो सर्विस पे जीएसटी 18% है, तो जीएसटी जो 18% है वो अपनी जेब से पे नहीं करूँगा गवर्नमेंट को, उसके लिए मैं 18% कैश में जोड़ूंगा, अपनी फीस में ऐड करूँगा और फीस के थ्रू वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स शामिल है। दूसरा है सब्सिडीज। सब्सिडीज आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट टू फर्म्स एंड हाउस होल्ड, ठीक है। इकोनॉमिक असिस्टेंस है, इकोनॉमिक हेल्प है जो कि क्या करती है गवर्नमेंट करती है किसी भी फर्म की या इंडिविजुअल की, ठीक है। जैसे गैस सिलेंडर आपको सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, पेट्रोल डीजल आपको सब्सिडाइज रेट पे मिलता है। अगर पेट्रोल डीजल से सब्सिडी हटा दी जाए, विड्रॉ कर दी जाए, गैस सिलेंडर से सब्सिडी विड्रॉ कर दी जाए, तो आपको 40-50 रुपये आपको सिलेंडर पे एक्स्ट्रा या 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो कि सब्सिडी गवर्नमेंट डायरेक्टली कंपनी को देती, फर्म को देती है या फिर डायरेक्टली हमारे अकाउंट में आती है, ठीक है। अब जैसे एनआईटी का क्या इम्पोर्टेंस है नेशनल इनकम हमें फाइंड आउट करना। नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जाएंगे तो एनआईटी क्या करेंगे माइनस, और एफसी से एमपी पर आएंगे तो एनआईटी करेंगे प्लस। ये आएगा जब आपका थर्ड चैप्टर में इसको यूज बताया जाएगा। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ओके, क्लियर? ओके, अगर क्लियर ना हो तो कमेंट करके क्लियरेंस कर सकते हैं। अब उसके बाद NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, फैक्टर इनकम क्या होता है? जैसे फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि फैक्टर इनकम में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम क्या है? सपोज कुछ इंडियंस अमेरिका में काम कर रहे हैं, कुछ अमेरिका से इंडिया में काम कर रहे हैं, तो उनके लोगों को हम सैलरी दे रहे हैं, हमारे लोगों को वो सैलरी दे, उनके बीच का डिफरेंस, व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री एंड व्हाट वी आर पेइंग टू द आउटसाइडर्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। NFIA डिफरेंस है किसका? जो हमें मिल रहा है बाहर से, जो हम पे कर रहे हैं बाहर के लोगों के बीच का डिफरेंस है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से, टू अब्रॉड, अब्रॉड टू। उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है आपका? NFIA। अब सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस। जब नेशनल इनकम हम काउंट करते हैं, जब नेशनल इनकम हम काउंट करते हैं तो उसमें NFIA का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हमें नेशनल से, सॉरी अगर डोमेस्टिक से हमें नेशनल पे जाना, NFIA क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और नेट से हमें, सॉरी नेशनल से डोमेस्टिक पे आना तो NFIA क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है NFIA कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ऑब्वियसली पॉजिटिव कब होगा? जब हमें ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। When factor income from abroad is more than the factor income to abroad, then NFIA is positive. Second thing, NFIA negative, उसका फॉर्मूला है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये नेगेटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जब हम पे ज़्यादा करेंगे हमें मिलेगा कम, तो वो नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है। और तीसरा जीरो, व्हेन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल।
Okay, when both of them are equal, then your NFI will be 0. जैसे 5000 मिले और 5000 में पे किए तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया हमारा 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ NFI। अब NFI के कंपोनेंट्स क्या है? NFI के पहले कंपोनेंट नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इनकम ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग अब्रॉड लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम जो लोग अब्रॉड में काम कर रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस, उनको मिलने वाली सैलरी के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। दूसरा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप, सेविंग इंटरेस्ट। जैसे जो फॉरेन में काम करने वाले लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जो काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर्टी से रेंट मिल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप से इंटरेस्ट मिल रहा है और डिविडेंड मिल रहा है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा? नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लास्ट इज नेट रिटेन अर्निंग, डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंस कंपनी और नॉन रेजिडेंस कंपनी, रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस कंपनी के बीच का डिफरेंस, ठीक है। उसे कहते हैं रिटेन अर्निंग, जो दोनों कमा रहे हैं, जितना टोटल हम अर्निंग करते, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अर्निंग करती, पूरा खर्च नहीं करती, तो हमें बचा के उसे बोलते हैं रिटेन अर्निंग। दोनों की रिटेन अर्निंग, चाहे आपकी रेजिडेंस हो की हो या नॉन रेजिडेंस की हो, दोनों की इनकम, ठीक है। रिटेन अर्निंग का डिफरेंस क्या कहना है? नेट रिटेन अर्निंग। और एक ही और मैं यहाँ पर भूल गया, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स यूज फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस, कैपिटल गुड्स प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है। प्रोडक्टिव पर्पस मतलब मशीन भी हमने खरीदी तो मशीन हम प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा, डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते कि मशीन से हम प्रोडक्शन कर रहे तो उसमें मशीन क्या करती है, मशीन खराब, मशीन का कोई भी मशीन टूटती नहीं है या मशीन डिसॉल्व नहीं होती। तीसरा है दे नीड रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, ऑब्वियसली वेयर एंड टेयर के कारण जो वेयर एंड टेयर होता है लगातार यूज करने से उसके स्पेयर पार्ट्स खराब, स्पेयर पार्ट्स खरीद के नए डाल दिए जाए, रिप्लेस कर दिए जाए तो मशीन हमारी काफ़ी लंबे समय तक चलती है। लास्ट इज डिराइव्ड डिमांड, जो डिमांड है वो डिराइव्ड डिमांड है। डिराइव्ड डिमांड का मतलब जैसे टी शर्ट को बनाने वाली मशीन है, उसकी डिमांड तब होगी मार्केट में जब टी शर्ट की डिमांड मार्केट, अगर टी शर्ट की डिमांड मार्केट में नहीं है तो उसको बनाने वाली मशीन की डिमांड भी मार्केट में नहीं है। इसका मतलब उस मशीन की डिमांड डिपेंड करती है उस प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर जो वो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ताकि फ्यूचर में आपको और अच्छी वीडियो मिल सकें। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर 3, ठीक है। तो अब चैप्टर 3 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो 2-3 दिन